बीर धनखड़ गवर्नमेंट कॉलेज भ्रोड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस नए वीडियो के साथ हम जुड़े हैं ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी बीए सेकेंड ईयर के एक और नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सौर विकिरण की। तो शुरुआत में हम देखें कि सौर विकिरण का मतलब है पृथ्वी के पृष्ठ पर अर्थात धरातल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है वो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है, और पार्थिव विकिरण के रूप में जो पृथ्वी छोड़ती है वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में जाता है। अर्थात पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा या आगामी सौर विकिरण, या छोटे रूप में इसे इंसोलेशन कहते हैं। पृथ्वी जियोड शेप में है, जैसा कि आप सब जानते हैं। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो अपसौर और उपसौर की जो परिभाषा है, जिसे अपहेलन या प्रीहेलन कहा जाता है, ये मैं आपको समझाता हूं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान जब पृथ्वी 4 जुलाई को, ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर जाती है, और वो दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, तो उसे हम पृथ्वी की अपसौर या अपहेलन कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो 4 जुलाई को होती है, अपसौर कहलाती है। इसी प्रकार से जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में निकटतम दूरी जो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है, और जो 3 जनवरी को होती है, उसे उपसौर के नाम से या प्रीहेलन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रीहेलन और अपहेलन समझ में आ गया। अपहेलन अधिकतम दूरी है जो 4 जुलाई को है, प्रीहेलन न्यूनतम दूरी है किसकी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, जो कि 3 जनवरी को है। अब इसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता, इसके बहुत सारे कारण हैं कि कैसे अलग अलग सतह पे सूर्य ताप में भिन्नता है। नंबर 1, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण अलग होना, दिन की अवधि का अलग होना, वायुमंडल की पारदर्शिता, या इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, परंतु अंतिम 2 कारकों का प्रभाव कम है, चाहे वो स्थल विन्यास हो या वायुमंडल की पारदर्शिता हो। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तथ्य को पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई झुकी हुई है, उस आधार पर अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा इससे प्रभावित होती रहती है। आप सबको पता है सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण अगर हम देखें तो धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्णकटिबंधों में 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छन्न बहुत कम पाया जाता है, यानी कि बादल बहुत कम छाए रहते हैं। इसके कारण यहाँ पे आपका सूर्य ताप की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम करेंगे वायुमंडल का तापन या शीतल, यानी कि वायुमंडल किस प्रकार से गर्म होता है और किस प्रकार से ठंडा होता है। देखिए, वायुमंडल के जब गर्म होने की बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। इसमें आप इंपॉर्टेंट बात करेंगे संचालन की, या जिसको कंडेंसेशन भी कहा जा सकता है, या चालन भी जिसको बोलते हैं हम। कंडेंसेशन की परिभाषा को रूप में मैं डिफाइन करता हूं। चालन तब होता है जब असमान ताप वाले 2 पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। 2 पिंड मान लीजिएगा, 2 कोई तत्व जिन एलिमेंट्स जिनका तापमान भिन्न भिन्न है, ऐसे एलिमेंट्स जब पास में आते हैं तो एक का दूसरे की सतह के ऊपर, एक का दूसरे की सतह के तापमान तब तक प्रभावित होता रहता है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता है। ज्यादा से टेम्परेचर का फ्लो मिनिमम वाले या कम वाले की तरफ जब तक चलता रहता है, जब तक कि दोनों में तापमान की कंडीशन बराबर नहीं हो जाती है। और इस प्रकार से जब दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता है,
अथवा उनसे संपर्क नहीं टूट जाता है। वायुमंडल की निचली परतों का गर्म होने में चालन का बहुत अहम रोल है। नीचे की परतों में चालन की प्रक्रिया बहुत काम करती है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जिसको हम संवहन भी कहते हैं। जब किसी स्थान की वायु संचालन और विकिरण विधियों के द्वारा काफी गर्म हो जाती है तो वह हल्की हो जाती है। हल्की होकर वायु क्या करेगी, ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए आसपास की ठंडी वायु नीचे उतर आती है। इस प्रकार गर्म और ठंडी वायु के ऊपर नीचे होने से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये धाराएं न केवल निचले वायुमंडल में ताप का स्थानांतरण करती हैं बल्कि वायुमंडल की ऊपरी सतहों को भी गर्म करने में अपना अहम योगदान देती हैं। तो इस प्रकार से कन्वेक्शन मुख्यतः आप देख सकते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भी कन्वेक्शन की प्रक्रिया आपने नोट करी होगी और उसी के आधार पे कन्वेक्शन रेनफॉल, बारिश भी संवहनीय वर्षा का रूप जो होता है वो भी प्राप्त होता है। एक और भी रूप है जिसको हम रेडिएशन या विकिरण के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि विकिरण के अंतर्गत पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में प्राप्त सूर्य ताप से पहले स्वयं गर्म होती है, फिर विकिरणकारी पिंड यानी कि रेडिएशन बॉडी बनकर उष्मा को लंबी तरंगों के रूप में विकिरित करने लगती है। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा को भौमिक विकिरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्थिव विकिरण या भौमिक विकिरण एक ही बात है, जो कि पृथ्वी के द्वारा खुद स्वयं गर्म होकर ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है दृंग तरंगों के रूप में, और जो पृथ्वी प्राप्त करती है वो लघु तरंगों के रूप में हमें पृथ्वी प्राप्त करती है। आइए अब आपको मैं हीट बजट समझाता हूं। जब हम हीट बजट की बात करते हैं तो क्या गया यानी कि टेम्परेचर का कितना प्रतिशत भाग नीचे आता है और कितना प्रतिशत भाग ऊपर जाता है, उसका लेखा जोखा हीट बजट के नाम से जाना जाता है। जब हम हीट बजट की बात करते हैं तो देखिए, मान ले वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप 100% है। हम 100% के हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट के कितना प्रतिशत किससे परावर्तित और अपवर्तित होता है देखते हैं। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्ण और अवशोषित हो जाता है। परावर्तित होता है टकरा के वापस जाना, अवशोषित होता है अपने अंदर शामिल कर लेना, सोख लेना जिसको हम कहते हैं। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 100 में से 35 तो सीधी ही गई, इसका मतलब हमारे पास 65 बच गई। 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र यानी कि बर्फ से भी जो ढके हुए क्षेत्र हैं 2% उनसे चला जाता है, परावर्तित होकर वापस सौरमंडल में चला जाता है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं, यानी कि धरातल के विभिन्न क्षेत्रों से टकराकर वापस जाना एल्बिडो कहलाता है। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती हैं, 14 वायुमंडल में, 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयां पुनः प्राथमिक पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। 51 धरातल तक पहुंची हैं, धरातल तक पहुंची है तो इसका मतलब आप पार्थिव विकिरण के रूप में ये वापस ऊपर जाएंगी। कैसे? इनमें से 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयां वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती हैं, 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन के जरिए और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा जिसे हम लेटेंट हीट के नाम से भी जानते हैं के रूप में चली जाती है। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है, इनमें 14 इकाइयां सूर्यताप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती हैं। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल में अंतरिक्ष में वापस लौटने वाले विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 हैं, जिनका योग 65 होता है। और इस प्रकार से परंतु कुछ भागों में और इस प्रकार से वापस लौटने वाली इकाइयां इन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से हमें पहले ही प्राप्त हुई थी। यह पृथ्वी का हीट बजट या उष्मा बजट के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि उष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो बहुत गर्म होती है और न ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है। आइए अब हम आप करते हैं तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम देखेंगे। पहली बात हम कर लेते हैं कि तापमान होता क्या है। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप की जो क्रिया होती है द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में जानी जाती है। जो इंटर रिलेशनशिप है वायुमंडल और भूपृष्ठ के रूप में, उससे जो उष्मा उत्पन्न होती है उसे तापमान के नाम से जानते हैं। जहां उष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे कारक हैं जो तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और वास्तव में है भी, वो है अक्षांश। अक्षांश की जब भी आप बात करेंगे
तो आपको पता है किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। तो सूर्य ताप की जब आप बात करते हो तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और उनको कम से कम स्थान घेरना पड़ता है। ये दो बातें बहुत ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और उन्हें कम से कम स्थान घेरने के कारण वो ज्यादा ऊष्मा वहां पहुंचाती है, जबकि जैसे जैसे वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ वी शेप बनाते हुए दोनों साइड जाती हैं तो उन्हें ज्यादा परावर्तित होना पड़ता है, इसलिए वो इफेक्टिव भी कम हो जाती हैं और लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके कारण ध्रुवों की तरफ लगातार टेम्परेचर कम होता जाता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा और वो बात यह है कि भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे ज्यादा सूर्यताप प्राप्त होने के बावजूद भी वहां मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं पाया जाता है। औसत मैक्सिमम टेम्परेचर भूमध्य रेखा के आसपास ही रहता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डे विशेष का टेम्परेचर औसत रूप से ना कह के स्पेशली पर्टिकुलर जो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है वो कहीं कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। मेनली इसके पीछे का कारण यह है कि भूमध्य रेखा पे ऊपर संवहन धाराओं के रूप में रोज डेली बादल छाए रहते हैं और नियमित रूप से दोपहर वाली वर्षा जिसको हम कहते हैं वो वर्षा होती है, जिसके कारण होता क्या है कि टेम्परेचर में कुछ कमी आ जाती है। जबकि अगर आप बात करें अक्षांश कर्क रेखा और मकर रेखा वाले यानी कि 23.5 डिग्री के जो अक्षांश लगभग ना उनके ऊपर बादल छाए रहते हैं, वहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, बारिश बहुत कम होती है उन क्षेत्रों में, मानसूनी क्षेत्र को छोड़ के बाकी बारिश काल है नहीं वहां पे, तो इसलिए वहां मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है। और इस प्रकार से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो फिर टेम्परेचर में कंटिन्यू लगातार कमी दर्ज करी जाती है। तो ये हुआ अक्षांशों का प्रभाव। अब है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। देखिए ऊंचाई को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना होगा और वो है नॉर्मल लैप्स रेट, जिसको हम बोलते हैं सामान्य तापहास्य दर। सुनिएगा जरा, सामान्य तापहास्य दर होता क्या है? 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। भाई पार्थिव विकिरण के द्वारा हो रहा है सब कुछ, पार्थिव विकिरण गर्म कर रहा है, तो होता क्या है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो पार्थिव विकिरण का प्रभाव कम होता जाएगा यानी कि टेम्परेचर कम होगा। तो यही रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा फिक्स है कि जैसे हम 165 मीटर की हाइट पे ऊपर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। इसे ही हम सामान्य तापहास्य दर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम धरातलीय या मैदानी क्षेत्रों पे मौजूद रहेंगे तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, और जैसे जैसे हम ऊंचे क्षेत्रों में जाते जाएंगे बढ़ती हुई ऊंचाई टेम्परेचर को कम करती हुई जाएगी, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरी बात है, नंबर 3 पे आता है समुद्र से दूरी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, समुद्र से दूरी का मतलब है जैसे जैसे जिन क्षेत्रों में कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र जो है जिनके साथ समुद्र लगता है, उनके ऊपर समुद्र का प्रभाव, समकारी प्रभाव डायरेक्ट समुद्र उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जैसे मैं बात करूं तो भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, मुख्यतः 9 राज्यों के साथ हमारी कोस्टल लाइन लगती है। अगर मैं वी शेप की बात कर रहा हूं साउथ की, तो आपको पता है कि उनके साथ के जो लगने वाले तटीय क्षेत्र हैं वो समुद्र के समकारी प्रभावों के कारण ना बहुत ज्यादा गर्मी प्राप्त करते हैं ना बहुत ज्यादा सर्दी प्राप्त करते हैं। स्पेशली मेरे इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वहां तापांतर यानी कि तापमान के मैक्सिमम और मिनिमम का जो अंतर है वो तापांतर बहुत कम होता है। इसी प्रकार से आप अधिकतम या न्यूनतम की बात करते हैं तो वो जो डिफरेंस ह्यूज गैप होता है जिसको हम रेंज भी कह सकते हैं, वो रेंज भी इतनी बड़ी नहीं होती है। अपेक्षाकृत जो स्थान समुद्र से दूर है, जैसे मैं बात करूं उत्तर भारत के, या तो आप पंजाब कहिए या हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का जो ये मैदान है, जो उप महाद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, समतल मैदानी क्षेत्र जो समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर है, वहां जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है धरातलीय भाग जल की अपेक्षा, क्योंकि आपको पता है उनकी विशिष्ट ऊष्मा में अंतर होता है। तो इसलिए जो स्थल समुद्र से दूर हैं उनकी कंडीशन, जो स्थल तटीय क्षेत्र है उनकी कंडीशन में बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा। महासागरीय धाराओं की अगर मैं बात करूं और पवनों की बात करूं तो बड़ी समानताएं आपको मिलेंगी। स्थलीय एवं समुद्री समीरों के तरह वायु संहतियां भी तापमान को प्रभावित करती हैं। वार्म एयर मासेज को प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक, जहां गर्म वायुरस्सियां पहुंचेंगी वहां का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। चाहे आप इसके दौरान गल्फ स्ट्रीम की बात कर लीजिएगा, जैसे ही यूरोपीय तट के ऊपर गल्फ स्ट्रीम पहुंचती है तो आपको पता है कि वो उन क्षेत्रों में जमाव नहीं होने देती है, जबकि आपको पता है लेब्राडोर की धारा उससे नीचे वाले अक्षांशों के ऊपर भी जमाव कर देती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि तापमान की जो जैसी धाराएं पहुंचती है उन क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। अगर हम इसके आगे डिसाइड करें और तापमान के वितरण की बात करें तो जनवरी और जुलाई का जो महीना होता है वो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम को शो कराता है।
कि तापमान के वितरण के अध्ययन हम पूरे विश्व के मानचित्र के आधार पर कर सकते हैं। सामान्यतः तापमान पर अक्षांशों के प्रभाव को मानचित्र रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे आइसोथर्म लाइंस के द्वारा समझाने का प्रयास कर रखा है कि तापमान को प्रभावित करने वाली जो ये रेखाएं हम जो पूर्व से पश्चिम कहते हैं, समान ताप वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं आपको पता है कि समताप रेखाओं के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें हमने जनवरी और जुलाई के महीनों के बीच का जो ये टेम्परेचर का प्रभाव है इसको दिखाने का प्रयास किया है। ये हमारा जनवरी और जुलाई के मध्य का जो तापांतर है उसको शो कराता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जोड़ना चाहूंगा और वो है तापमान का व्युत्क्रमण। मुझे ये समझाना होगा क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी हैं, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं जिसका नाम है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस, यानी कि तापमान का व्युत्क्रमण हर स्थान के ऊपर मौजूद नहीं होता है। इसके तापमान के व्युत्क्रमण के लिए कुछ स्पेशल चीजें ही निर्धारित हैं। पहली बात हम करते हैं कि तापमान का व्युत्क्रमण आखिरकार क्या होता है। देखिए, व्युत्क्रमण का मतलब है उल्टा, यानी कि कुछ ऐसी दशाएं भी मौजूद है जब सामान्य तापहास्य दर ना होके उल्टा सिचुएशन पैदा होती है, यानी कि जब हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने की जगह बढ़ने लगता है। अगर ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। एक बार फिर बता देता हूं, तापमान व्युत्क्रमण का मतलब है जब किसी विशेष परिस्थिति के अंतर्गत नॉर्मल लैप्स रेट के विपरीत ऊंचाई पर जाने पर तापमान में अगर कमी की अपेक्षा बढ़ावा मिलता है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, तो ऐसी कंडीशन तापमान के व्युत्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तापमान के व्युत्क्रमण के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो तापमान के व्युत्क्रमण को दिखाती है। नंबर 1 अगर मैं बातें करूं तो लंबी रातें। रातें लंबी होंगी तो पृथ्वी से उष्मा का विकिरण अधिक होगा और भूतल ठंडा होगा, तभी वायु की निचली परत ऊपरी परत से अधिक ठंडी हो जाएगी। अगर लंबी रातें होंगी तो पार्थिव विकिरण जो होगा वो ज्यादा होगा, और पार्थिव विकिरण ज्यादा होने के कारण नीचे का भाग क्या होगा, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और उसकी अपेक्षाकृत कहीं टेम्परेचर ऊंचाई पर ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए लंबी रातें टेम्परेचर के व्युत्क्रमण को दिखाती हैं। और अक्सर ये कंडीशन लंबी रातें हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया की अगर मैं बात करूँ या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ तो वो शरद काल की जो रातें होती है वो लंबी होती हैं, जो तापमान व्युत्क्रमण को दिखाती हैं। कुछ और भी हैं, जैसे स्वच्छ आकाश में पार्थिव विकिरण बहुत तेजी से होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बादल नहीं होते हैं तो अवशोषित नहीं होता है, तो बहुत जल्दी पार्थिव विकिरण के द्वारा हल्का हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, नीचे का हिस्सा ऊपर की अपेक्षा टेम्परेचर कम प्राप्त करता है। इसी प्रकार से शुष्क वायु पार्थिव विकिरण को कम अवशोषण करेगी, जबकि आर्द्र पवन उष्मा का शीघ्र अवशोषण कर लेगी और तापमान के व्युत्क्रमण में बाधा पड़ेगी। लास्ट अगर मैं बात करूं तो आपको पता है शांत वायु के साथ बर्फ से ढका हुआ धरातल, बर्फ सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित करके लौटती है। इससे वायु की निचली परत गर्म नहीं हो पाती, अर्थात ठंडी रहती हैं। हिमपात की कुचालक होने के कारण उष्मा की ऊपरी प्रवाह को रोकती हैं। यह दशा तापमान के प्रतिलोमन के लिए आवश्यक है। ये सब बातें तापमान व्युत्क्रमण की कंडीशन को दिखाती हैं और स्पेशल कंडीशन में तापमान व्युत्क्रमण करती हैं। इन सब बातों के साथ साथ मैं आपको 2 बातें और बताना चाहूंगा। एक होता है तापमान असंगति या थर्मल एनोमली, जिसे आप कहते हैं नॉर्मली। तो ऐसा होता है कि किसी स्थान के औसत तापमान और उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापमान असंगति कहते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगा, तापमान असंगति किसे कहते हैं। किसी स्थान के औसत तापमान, मान लीजिएगा कोई स्थान है, मान लीजिए हमने मान लिया शिमला एक स्थान है, और शिमला के ऊपर से निकलने वाला अक्षांश, मान लीजिए वो अक्षांश हमने मान लिया लगभग 31 डिग्री, नॉर्दर्न जो अक्षांश है, नॉर्थ अक्षांश 31 डिग्री के, उसका जो टेम्परेचर है औसत, वो जहां से भी निकलता है उनके बीच में जो अंतर रहेगा वो तापमान असंगति के नाम से जाना जाएगा। ये 2 प्रकार की हो सकती है, ऋणात्मक ताप असंगति और धनात्मक ताप असंगति। ऋणात्मक ताप असंगति तब होगी जब किसी स्थान का तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम हो, तो तापमान असंगति ऋणात्मक होगी। यानी कि बर्क्योनाशक अगर को हम देखें, जिसे उत्तरी शीत ध्रुव के नाम से भी जानते हैं हम, 60 डिग्री उत्तरी साइबेरिया रूस में जनवरी में 25.6 डिग्री सेल्सियस की ऋणात्मक असंगति पाई जाती है। धनात्मक असंगति इसकी बिल्कुल विपरीत होगी। यदि किसी स्थान का तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से अधिक हो, किसी स्थान विशेष का तापमान उस पूरे अक्षांश के तापमान से अधिक है, तो धनात्मक असंगति के नाम से जाना जाएगा। मान लीजिएगा मैं शिमला का जो उदाहरण ले रहा था, अगर शिमला का
किसी पर्टिकुलर उस दिन का औसत तापमान मान लिया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस, और उस अक्षांश का औसत तापमान उस दिन का रहा, वो रहा 28 डिग्री सेल्सियस, तो वो ऋणात्मक असंगति को शो करेगा। इन सब बातों के साथ मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको तापमान का जो ये चैप्टर था, जो हमने एक बहुत शानदार वीडियो के रूप में आपको शो कराने के पूरा प्रयास किया है। मैं ओमवीर धनखड़ गवर्नमेंट कॉलेज ब्रॉड से आप सबके दोबारा से इस बात को दिखाता हूं कि सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान का जो ये अध्याय हमने करा है, जिसमें हमने ढेरों बातें सीखी है, आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जरूर आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और बहुत सारी बातें को सीखने को मिली होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।